न्यायपालिका से बहुत अपेक्षाएं होती है। आदमी का अंतिम निर्णय होता है कि कुछ नहीं हुआ तो कानून में, न्यायालय में देख लूंगा तुझे। लेकिन जब न्यायपालिका अपने पैरों में घुंघरू बांध के सत्ता पक्ष के दरबार में मुजरा करने लगे तो फिर आम आदमी देखेगा भी तो कहां देखेगा। क्या वर्तमान में हमारा न्यायपालिका ऐसा करता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हाईकोर्ट का जज बन सकता है? और यदि भाजपा का कोई प्रवक्ता, एक महिला प्रवक्ता थी, वो हाईकोर्ट की जज बनाई गई, क्या अपेक्षा है उससे? वो अपने पार्टी के प्रति विचारबद्धता होगी उसकी, या अपने उस सोच के प्रति प्रतिबद्धता होगी? संविधान की कौन चिंता करता है? लेकिन पता पड़ा कि ये गलती हुई कैसे? बाद में पता पड़ा कि भूषण गवई ने अपने भांजे को भी कर दिया 45 साल के, और ये डील था, आपके प्रवक्ता को मैं बना दूंगा, मेरे भांजे को भी बना दूंगा, आप मेरे भांजे के बारे में मत बोलना, मैं आपके प्रवक्ता के बारे में नहीं बोलूंगा। आपसी स्वार्थ में न्यायपालिका को डुबाने के लिए ये लोग यदि आते हैं तो ऐसे न्यायमूर्ति से क्या अपेक्षा की जाती है? हमारे चंद्रचूड़ साहब बार बार भाषण देते थे कि न्याय होना मतलब नहीं है, होता हुआ न्याय दिखना चाहिए। ये न्यायपालिका का पहला एक प्रिंसिपल है। वो चलते चुनाव में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में गए, ये आचार संहिता का उल्लंघन था। चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक दल गए कि साहब ये हुआ है, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरे चुनाव हारने के बाद आ जाते हो यार, फालतू की बात करते हो, छोड़ो। सर्वोच्च न्यायालय कहता है, बोले साहब बताओ, ये मुख्यमंत्री एक गन लेके मुसलमानों के सामने ऐसा फायरिंग करते हुए दिखाई दिया है, और ये बीजेपी ने रिलीज किया है, बाद में भले ही विड्रॉ किया, लेकिन एक संविधान पद पे बैठा हुआ आदमी ऐसा करता है। तो वही बेंच वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की वो कहती है कि अरे चुनाव के पहले यहां आके चुनाव, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव का आंकड़ा बनाते हो। गजब। चुनाव के बाद आए तो हारते हुए इसलिए आते हो, चुनाव के पहले आए तो चुनाव का आंकड़ा बनते हो, तो फिर हम जाए कब? 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर होते हैं तो महिला के बेनिफिट के लिए होते हैं, और स्टालिन ने एक योजना घोषित की तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन को कहा जनता के पैसे लुटाने के लिए है क्या? तो फिर जनता के पैसे महाराष्ट्र में जो लुटाने के लिए है क्या? जो मध्य प्रदेश में हुआ वो लुटाने के लिए है क्या? जो बिहार में है वो लुटाने के लिए है क्या? यदि न्यायपालिका किसकी सरकार है, इस चश्मे से यदि न्याय देना होगा तो थू है ऐसी न्यायपालिका पे नहीं हमारे न्याय की अपेक्षा इनसे। हमने तो कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए कि यहां सिर्फ विपक्ष के कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा, विपक्ष नहीं आएगा। एक न्यायाधीश के यहां नोट के बंडल मिलते हैं, वो इस्तीफा देने से मना करता है, बोलता है नहीं दूंगा, जा तुमको जो बनता है सो कर लो। उसके बाद उसके ऊपर महाभियोग आता है तो उसकी चर्चा तक नहीं होती, उसका नंबर तक नहीं लगता लोकसभा में। एक यादव करके न्यायाधीश है इलाहाबाद हाईकोर्ट के, वो बोलता है ये संविधान कुछ नहीं है, न्याय तो बहुसंख्या के आधार पर होगा। संविधान का उल्लंघन है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बुला के बोला क्या बोल दिया, माफी मांगो। वो बोला मैं देखता हूं, बाहर जाके बोला मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो अभी भी न्यायाधीश बैठा हुआ है और ये कुछ उसका नहीं कर पाए, क्योंकि उसका भी महाभियोग यदि लाओगे तो जिसने बहुसंख्यकवाद की बात की होगी उसको ये कैसी सजा देंगे, किस अधिकार से सजा देंगे? क्योंकि इन्हीं का बोया हुआ बीज है जो एक वैश्यला वटवृक्ष होकर आज न्यायपालिका में बैठा है। तो कहां न्यायपालिका से आप उम्मीद रखोगे? जब न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं है, जब कार्यपालिका से उम्मीद नहीं है, जब विधायिका से उम्मीद नहीं है, तो फिर एक चारा बचता है कि विधायिका बदलो, सरकार बदलो। सरकार बदलेंगे कैसे? सरकार कोई खाने का तेल तो नहीं, अभी तो सोयाबीन में खा रहे थे, अब मूंगफली में खाएंगे। सरकार बदलने के लिए लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, और चुनाव निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग होता है। लेकिन चुनाव आयोग यदि भाजपा का प्रकोष्ठ बन के काम करे तो फिर क्या करे? चुनाव आने वाले समय में होगा 2024-29 का। मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं कि आपको क्या लगता है कब जाएंगे? मेरे जाएंगे नहीं। 2029 में बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी। बोले कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कौन, आप और हम थोड़ी सीटें दे रहे हैं। वो जनादेश नहीं होगा, वो ज्ञानादेश होगा, ज्ञानेश कुमार का आदेश होगा। पहले तय होगा जो मतदाता है, जो बदलाव चाहते हैं वो सूची में नहीं रहेंगे। उसके बाद भी आपने मतदान दिया और विपक्ष का आदमी जीत भी गया तो कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट नहीं देगा, कलेक्टर हारे हुए को सर्टिफिकेट दे देगा। दे दिया। मतदान के अधिकार से बड़ा अधिकार मैं नहीं मानता कुछ बड़ी चीज हो सकती है संविधान में। लेकिन जब उस अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं लोग, जब कलकत्ता के लिए जब लोग गए, बंगाल में क्या हो रहा है,
तो एक जज साहब कहते हैं, अरे इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इस बार नहीं तो अगली बार 1 करोड़ मतदाता की लिस्ट में से गायब है, वो इस बार नहीं तो अगली बार देंगे। गजब। और इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। इतनी बड़ी बात कह के गए, वोट लिस्ट में से नाम काटो विपक्ष के और अपने लोगों के नाम जोड़ो। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने 30,000 लोगों के नाम अकेले ने फॉर्म भर के जोड़े। जब उनने कहा सर एक आदमी 30,000 फॉर्म कैसा जोड़ सकता है नाम, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अरे पहले भी होता आ रहा है, छोड़ो इसको, आगे बोलो। तो चुनाव आयोग भी गोद में बैठ के काम कर रहा है। जब चुनाव आयोग गोद में बैठ के काम कर रहा है, जब न्यायपालिका उसको संरक्षण दे रहा है, जब कार्यपालिका नाकारा हो गई है और विधायिका संविधान बदलने के लिए तुला हुआ है, ऐसे में हम करें तो क्या करें। हमें फिर से उठना होगा, हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। बाबा साहब ने हमें बहुत सारे शस्त्र दिए हैं लड़ने के लिए, एजुकेशन दिया है। आज हम एक एजुकेशन के कैंपस में बैठे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। यदि हमको एजुकेशन दिया है, हमें बहुत सारे अधिकार दिया है, और उस अधिकार की लड़ाई यदि न्यायपालिका से नहीं मिलती तो रास्ते पे उठ के अपने को इस अधिकार मांगना होगा। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, बाबा साहब की जब जीवनी पढ़ोगे तो आदमी पूरी जीवनी नहीं पढ़ सकता, बीच में उसको रुक जाना पड़ता है, क्योंकि आगे पढ़ नहीं सकता, वो संघर्ष सोच भी नहीं सकता। फिल्मों में दिखाया हुआ संघर्ष जैसा लगता है। यदि उस महामानव ने पूरे जीवन भर संघर्ष करके हम लोगों को ताकतवर बनाने का प्रयास किया है, और यदि हमारे ताकत के उस हमारी धरोहर पे यदि कोई डकैती डालने का प्रयास कर रहा होगा और इसके बाद में हम चुप है, तो हमसे बड़ी नपुंसक उन्होंने औलादे पैदा नहीं की, ऐसा मैं मान सकता हूं। या मैं अपने आप को भी गाली दे रहा हूं। मात्र बाबा साहब की जयंती साजरी करने से कुछ नहीं होगा। जयंती पुण्यतिथि को नारे लगा के और डीजे लगा के घूमने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब का काम डीजे लगा के बाबा साहब को आप महिमा मंडित नहीं कर सकते। बाबा साहब के ऊपर गाने गा के महिमा मंडित नहीं कर सकते। बाबा साहब को वाकई आदरांजलि देनी होगी और वाकई आपके मन में सम्मान होगा, तो हम सबको उस संविधान के लिए लड़ना होगा, जो संविधान आज धीरे धीरे शैने शैने समाप्ति की ओर हो रहा है। कई चीजें हैं जो आपको हमको अब समय आ गया है कि भगत सिंह पड़ोस के घर में नहीं, हमें अपने घर में पैदा करना होगा, और हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने होंगे, हमें रास्ते पे उतरना होगा, क्योंकि अब संविधान ही संकट में है। तो फिर हम कुछ नहीं बचा सकते, ना ये देश का आजादी बचा सकते हैं, ना कुछ बचा सकते हैं। बिल्कुल आप जर्मनी के पैटर्न पे चले, हिटलर ने भी वही किया था, सारा मीडिया अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद हिटलर जो कहता था पूरा जर्मनी में महिमा मंडन होता था। लोगों को लगता था कि एक नया भाग्य विधाता आया है। उस भाग्य विधाता ने जर्मनी को कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि जो ऐसे सपने आपको दिखाएंगे जिसका कोई मायना नहीं है, जिसके कोई माए बाप नहीं है, जिसके कोई लॉजिस्टिक नहीं है। जब मोदी जी आए तो बोले कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दीजिए, दे दिए भैया। फिर बोले मुझे 5 साल और चाहिए, दे दिए भैया। फिर बोले 2030 में नए भारत की नींव रखूंगा, अब बोलते 2047 में विकसित भारत होगा। 2047 में क्या भारत होगा वो छोड़ दीजिए, वर्तमान में भारत क्या है इस पे ध्यान दीजिए।